ओके, तो मैं बात कर रहा था जो डायरेक्ट मेथड है पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का, जहाँ से आप वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया कि कोई दो ग्रुप है आपके पास, दोनों में कुछ वैल्यू दी गई है और दोनों का आपके बीच में चेक करना है कि क्या रिलेशन है। तो जो वैल्यू होंगी उनके आधार पे आप एक्स निकाल लेंगे, एक्स मीन निकालेंगे, मतलब जो नंबर्स आएंगे उनका सबका मीन निकालेंगे और उसमें हर एक वैल्यू को माइनस करेंगे, जैसे मैंने बताया था एक्स माइनस एक्स बार करके। तो इसी प्रकार से दोनों, ये आपका पहला हो गया ग्रुप, ये दूसरा ग्रुप, उसका एक्स माइनस एक्स बार निकालेंगे, दूसरा का वाई माइनस। इसका क्वेश्चन सॉल्व करा देंगे क्या? यस सर, एक सरल क्वेश्चन करा दो थोड़ा जिससे। ठीक है। जैसे मान लो मैंने कोई कोई दो ग्रुप है, पेशेंट है, पेशेंट नहीं मान ली स्टूडेंट ही है। ओके। अब कोई टीचर के द्वारा मान ली ये स्टूडेंट है, ये बी स्टूडेंट है। ओके, इसको डिफरेंट सब्जेक्ट है, उसमें मार्क्स दिए गए हैं। ओके, पांच ही सब्जेक्ट मान लीजिए, इसको दिए गए हैं कुछ ऐसे मार्क्स कुछ। ठीक है। अब आपको ये चेक करना है कि बेसिकली इन दोनों स्टूडेंट के बीच में रिलेशन निकालना है, आर की वैल्यू निकालना है, किस प्रकार का रिलेशन है। जो मैंने बताया था, पॉजिटिव नेगेटिव या जीरो, कोई रिलेशन उनके मार्क्स के बीच में, या जो को रिलेशन कोफिशिएंट आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है। तो ये आपके पास ये स्कोर दिए गए हैं, ये स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट ये है, स्टूडेंट बी है। ओके। अब क्या करेंगे आप, ये फॉर्मूला मैंने बताया, आर इक्वल टू एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार डिवाइड बाई अंडर रूट एक्स माइनस एक्स का स्क्वायर वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर। तो बार का मतलब सिंपल, यहाँ पर मीन निकालना है, तो एक्स का मतलब आपको पता है ये वैल्यू, एक्स बार का मतलब मीन। मीन कैसे निकालेंगे इसका, इसको जोड़ेंगे। ठीक है। कितना हुआ? 36। ये कितना होगा? 32। ये ठीक है। आप लोग बोलते जाइए। यस सर, यस सर। ओके। इतना ही होगा ना? ये आपका एक्स क्या निकला है? सिग्मा एक्स, इसका मीन 7.2 आएगा। सिग्मा वाई। हाँ बताइए, इसका मीन क्या आएगा? 7.2। ओके, एक्स बार आएगा आपका 7.2, और वाई बार हाँ जी। वाई बार 6.4। 6.4 आ गया। ठीक है, तो अब आप एक्स माइनस एक्स बार जब निकालेंगे तो एक्स, एक मिनट इधर, तो जो वैल्यू है 10, इससे माइनस करेंगे 7.2 को। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ वैल्यू आएगी। ओके, फिर 8 से माइनस करेंगे, कितना आएगा? 0.8। 6 से माइनस करेंगे, तो ऐसे करके आप जो वैल्यू निकालेंगे एक्स माइनस एक्स बार का समीशन आ जाएगा। ठीक है, इसी कैलकुलेशन आपका लेना, चूंकि एग्जाम में नहीं आएगा ये सब, बस बता रहा हूँ मैं। एक्स वाई माइनस वाई आपको सिग्मा करके, ठीक है, ये समीशन होता है, टोटल सम। ओके। फिर आपको दोनों यहाँ पुट कर देना है और यहाँ से आर की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, जिस प्रकार की वैल्यू आएगी, जैसे मान लीजिए पॉइंट में आया कुछ 9.2 आया या 0.56 आया, तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि दोनों के बीच में किस प्रकार का रिलेशन है। ओके, समझ में आ रहा है? अगर, हेलो, यस सर। ठीक है, तो इससे आपको आइडिया लगेगा किस प्रकार, जी जैसे मान लीजिए मैंने बताया कि +1 से जी। -1 के बीच में वैल्यू होती है, +1 रहेगा तो आपका वो पॉजिटिव कोरिलेशन है, नेगेटिव कोरिलेशन, जीरो कोरिलेशन। तो इससे आपको लगेगा कि आइडिया लग जाएगा कि कितना कोरिलेशन किस प्रकार का है, कि जिस प्रकार की वैल्यू दे रहेंगे उस हिसाब से आप इजीली तरीके से देख सकते हैं कोरिलेशन। ये डायरेक्ट मेथड होता है पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट का। एक्सक्यूज एक्सक्यूज जी। मी सर, ये इन रिकॉर्डेड वीडियो वेल एक्सप्लेन्ड है। हाँ, वो मैंने वहाँ पर मैंने पूरा बनाया हुआ है, वहाँ से हाँ भी देख यस। सकते हैं, है हाँ ना? जी यस। हाँ यस। इसी सर प्रकार। रिकॉर्डिंग कब शुरू हो जाएगी वो? रिकॉर्डिंग कौन सी? शुरू हो गई शुरू। ये तो मैंने रिकॉर्ड अच्छा कर अच्छा दिया। ठीक है सर। हाँ। शुरू हो गई। दूसरा, हाँ, ठीक है सर। दूसरा इसमें है रैंक, जैसा कि इसके नाम में लिखा है रैंक ऑर्डर कोफिशिएंट। तो बेसिकली जहाँ पर आपके पास नंबर्स नहीं रहेंगे,
जैसे वहाँ पर स्टूडेंट का सब्जेक्ट के मार्क्स दिए गए थे, जहाँ पर आपको इस प्रकार का डेटा नहीं दिया गया, जहाँ पर जैसे कि मान लीजिए क्वालिटेटिव डेटा है, ओके, तो वहाँ पर आप वो वाला फार्मूला नहीं यूज़ कर पाएंगे, राइट। जैसे मान लीजिए किसी प्रकार की रैंक दी गई है, रैंक 1 2 3 होती है, या कोई क्वालिटेटिव डेटा दिया गया है, जैसे ऑनेस्टी है या फेयरनेस है या ब्यूटी है, तो उसको आप रैंक कर सकते हैं। इसमें आप मतलब कोई क्वांटिटेटिव डेटा नहीं है, तो वहाँ पर आप रैंक ऑर्डर कोफिशिएंट लगाएंगे। समझ में आ रहा है? जहाँ पर रैंक दी गई है, जैसे मान लीजिए इसी प्रकार यस से सर। दो स्टूडेंट हैं, ओके, दो नहीं, मान लीजिए कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं, उसमें रैंक दी गई है, जैसे स्टूडेंट 1 2 3 4, इसका फर्स्ट रैंक है, इसका सेकंड, इसका थ्री, इसका फोर्थ, दो ग्रुप है, ये ग्रुप 1 हो गया, ग्रुप 2 हो गया। इसी प्रकार से ग्रुप बी में एक स्टूडेंट का रैंक, ये मान लीजिए ये स्टूडेंट है, सब्जेक्ट अलग अलग है, मान लीजिए इसमें इसका सेकंड रैंक आया, इसमें थर्ड आया, इसमें फर्स्ट रैंक आया, इसका फोर्थ आया, तो यहाँ पर रैंक दिया है, नंबर नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग रैंक ऑर्डर कोफिशिएंट यूज करेंगे। जहाँ पर हमको नंबर्स नहीं रहते, यहाँ पर रैंक दी रहती है, उसको हम रैंक ऑर्डर कोफिशिएंट से सॉल्व कर सकते हैं। इसी वजह से इसका फॉर्मूला इस प्रकार से रहता है, 1 - सिग्मा डी स्क्वायर डिवाइड बाई एन माइनस एन स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, डी का मतलब होता है डिफरेंस, बेसिकली डिफरेंस इन दी रैंक ऑफ टू वेरिएबल। ओके, सिग्मा लिखा है मतलब सबका चेक करना है आपको, D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर प्लस D3 स्क्वायर, जो आपका यहाँ पर दिया गया है। समझ में आया? अब चूंकि यहाँ डी स्क्वायर है, तो आपको डी स्क्वायर करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए ये वाला है, तो इसका स्क्वायर करेंगे, पहले आप चेक करेंगे ना, स्क्वायर चेक करने की। जैसे मान लीजिए ये 1 है, 1 - 2 हो जाएगा -1, 2 - 3 कितना होगा -1, 3 - 2 2, 0। फिर इसका आप डी स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा, इसका 4 हो जाएगा, इसका 0 होगा। इस प्रकार से डी स्क्वायर निकाल लेंगे। क्लियर है? और डी स्क्वायर पुट कर देंगे यहाँ पर, और डायरेक्टली सॉल्व कर लेंगे। एन की संख्या मतलब जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट है 5 है, तो 5 रख देंगे यहाँ पर। इस प्रकार से ये सब सॉल्व करने के लिए नहीं आएगा। बस ये जानिए कि जो रैंक ऑर्डर कोफिशिएंट होता है, वहाँ पर आपको नंबर्स नहीं रहते, वहाँ पर स्कोर रहता है, क्वालिटेटिव डेटा होगा, रैंक होगी, या इस प्रकार का डेटा रहेगा, वहाँ पर रैंक ऑर्डर कोफिशिएंट यूज करते हैं। और जो हम पियर्सन कोफिशिएंट कोरिलेशन निकालते हैं, वहाँ पर डायरेक्टली आपको डेटा दिया रहता है। वो डायरेक्ट मेथड हो जाए, जहाँ पर इंटीजर वैल्यू दी रहेगी आपको, उसको आप पुट करके डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? यस सर। ओके, यस सर। ठीक है। नेक्स्ट है वो, एक क्वेश्चन और था, थ्योरी ऑफ कलेक्टिव बिहेवियर। बहुत सारी थ्योरी हम लोग पढ़ते हैं, ओके। कौन कौन सी थ्योरी पढ़ते हैं सोशल वर्क में हम लोग? कलेक्टिव, तो बेसिकली हम लोग सोशल वर्क में ये कलेक्टिव थ्योरी क्यों पढ़ते हैं, सॉरी, ये कलेक्टिव बिहेवियर को क्यों अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, इसके लिए क्यों थ्योरी पढ़ रहे होते हैं? तो बेसिक आपको पता होना चाहिए पहले, तो बताइए। एनीवन? सर क्योंकि हमको कम्युनिटी और ग्रुप्स के साथ भी काम करना है। तो हमको ग्रुप डायनेमिक्स को अंडरस्टैंड करना है। जैसे ग्रुप कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन है, तो लोगों को समझना है, ग्रुप ग्रुप के अंदर किस प्रकार के लोग हैं, ओके, उनको अंडरस्टैंड करना है, ग्रुप के अंदर का डायनेमिक्स को अंडरस्टैंड करना है, समझना है, लोगों के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना है, ओके, लोग आपस में मिलकर के काम कर रहे हैं, किस मैनर में काम कर रहे हैं, ओके। वो सभी चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए हम लोग कलेक्टिव बिहेवियर को स्टडी करते हैं। अब कलेक्टिव बिहेवियर को स्टडी करने के लिए हमको थ्योरी चाहिए, क्योंकि जो कलेक्टिव बिहेवियर होगा एक प्रकार का तो होगा नहीं, तो कई प्रकार का हो सकता है। तो उसके लिए हम लोग अलग अलग थ्योरी पढ़ते हैं, उसके माध्यम से हम आसान तरीके से कलेक्टिव बिहेवियर को स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला इसमें जो थ्योरी है वो है आपका कंटेजियन थ्योरी। दूसरा थ्योरी है कन्वर्जेंस थ्योरी। थ्योरी देखिए बहुत सारी है, लेकिन सोशल वर्क में हम लोग वही पढ़ते हैं जिससे हम आसान तरीके से, मतलब जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, सोशल एक्शन के लिए या कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ग्रुप वर्क के लिए, तो वो थ्योरी हम लोग पढ़ लेते हैं। या किसी प्रकार का मूवमेंट है, धरना प्रदर्शन है, तो वो भी एक कलेक्टिव बिहेवियर होता है, उसके लिए कौन सी थ्योरी यूज करेंगे, तो उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। इमरजेंट नॉर्म्स थ्योरी एक होता है आपका। वैल्यू एडेड थ्योरी, वैल्यू एडेड थ्योरी बोल सकते हैं, वहाँ पर हम यूज करते हैं जहाँ पर ऐसा कोई सोशल मूवमेंट होता है जो कि बहुत ज़्यादा फॉर्मलाइज होता है,
और एक फॉर्मल तरीके से अरेंजमेंट तरीके से हम वर्क कर रहे होते हैं। वैल्यू एडेड थ्योरी। ओके, नेक्स्ट होता है रिसोर्स मोबिलाइजेशन। तो ये जो थ्योरी होती है इसके माध्यम से हम बेसिकली कलेक्टिव बिहेवियर को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। पहला है कंटेजियन थ्योरी। इसका मतलब क्या होता है कि कहाँ से बना ये वर्ड कंटीजियस कंटीजियस। ये बेसिकली थ्योरी बताती है कि जो भीड़ होती है, भीड़ को अंडरस्टैंड करने के लिए, भीड़ की साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड करने के लिए, क्राउड को समझने के लिए ये एक थ्योरी हम लोग यूज़ करते हैं। कि ये थ्योरी बोलती है कि जो इंडिविजुअल पर्सन है या कुछ लोग हैं, जब वो ग्रुप का हिस्सा बन जाते हैं तो उनका खुद का जो इमोशंस होते हैं, उनकी जो सोचने समझने की शक्ति होती है वो धीरे धीरे कम हो जाती है, और ग्रुप का इन्फ्लुएंस उनके ऊपर ज़्यादा होता है। ग्रुप के इमोशंस, ग्रुप के एक्शंस का इन्फ्लुएंस होता है, फिर लोग वही करते हैं जो ग्रुप चाहता है या ग्रुप के हिसाब से चलते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं पर कोई मार्च या कोई प्रोटेस्ट हो रहा है, तो आपने देखा होगा लोग अगर एक बार उस ग्रुप का हिस्सा बन जाते हैं तो उनका अपने खुद का उनका जो मोटिव है वो साइड हो जाता है। ग्रुप का हिस्सा बन जाते हैं, ग्रुप में प्रॉपर तरीके से पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे कि चिल्लाना या कोई स्लोगन है उसको चिल्लाना, चैंट करना, इंगेज करना किसी वॉलेंट एक्टिविटी में या नॉन वॉलेंट एक्टिविटी में, या गाना गाना ग्रुप के अंदर जा करके। तो बेसिकली ग्रुप ग्रुप की जो सॉलिडारिटी होती है, या बोल सकते हैं ग्रुप के अंदर जो एक ब्रदरहुड होती है या एक पार्टिसिपेशन होता है, उसमें ज़्यादा एंगेज हो जाते हैं, क्राउड का हिस्सा बन जाते हैं। इसलिए बोलते हैं कि जो है ग्रुप में, ग्रुप का कोई ग्रुप के पास दिमाग नहीं होता है, क्योंकि ग्रुप में जो लोग होते हैं वो फिर ग्रुप के हिसाब से काम करते हैं। समझ में आ रहा है? उसको बोलते हैं कंटेजियन थ्योरी। कि क्राउड जो होती है वो इन्फ्लुएंस कर देती है व्यक्ति के स्वभाव के, उसके इमोशंस को, उसके एक्शन को, और ग्रुप का जो नेचर होता है उसी के अनुसार लोग चलते हैं। ओके। जो इंडिविजुअल की जो या वो उसको बोलते हैं इंडिविजुअलिटी जो होती है, सेंस ऑफ इंडिविजुअलिटी, वो धीरे धीरे कम हो जाती है। ठीक है, और वो एक पार्ट बन जाते हैं कलेक्टिव बिहेवियर का, एक ग्रुप का। ग्रुप जैसे चाहता है उसी प्रकार से लोग बिहेव करेंगे, वैसे ही एक्ट करेंगे। जैसे बेस्ट एग्जाम्पल इसका यही है, प्रोटेस्ट या मार्च हुआ या स्लोगन या कुछ भी इसी प्रकार की गतिविधि करना, जिसमें हमारा एक प्रकार का बिहेवियर हो जाता है सबका। ओके, किसी एक कॉज के लिए, किसी एक वर्क के लिए, किसी एक चीज़ के लिए हम लोग इकट्ठा होकर के जो है कन्फ्लिक्ट करते हैं या डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, मार्च करते हैं, या कुछ भी बोल सकते हैं। उसको बोलते हैं कंटेजियन थ्योरी। क्लियर है? मूवमेंट चलाते हैं, ये भी आ जाएगा उसमें। हाँ, मूवमेंट भी बोल सकते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ याद रखना है आपको कंटीजेंट थ्योरी में, कि जरूरी नहीं कि कोई इंसान अगर उसका हिस्सा बन रहा है तो उसको, उससे उसको कुछ बेनिफिट हो रहा है, या फिर उसका कोई कॉमन कॉज है या कोई कॉमन चीज शेयर कर रहा है। वो हो सकता है कि आप कभी कभी ग्रुप का हिस्सा बन जाते हैं बस ऐसे ही। ओके, जैसे मान लीजिए 50 लोग खड़े हैं तालियां बजा रहे हैं, तो आप दो लोग आएंगे, उनको लगेगा पता नहीं क्या हो रहा है, वो भी शुरू हो जाएंगे ताली बजाना। तो उसको कंटेजेंस थ्योरी बोलते हैं, सिंपल। इससे इसका मतलब यही है, आप ये समझिए इस थ्योरी के माध्यम से कि कैसे लोगों का बिहेवियर या उनके एक्शंस कैसे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं एक भीड़ की वजह से, कि उनका जो सेंस ऑफ इंडिविजुअलिटी है वो कैसे खत्म हो रहा है, मतलब रिड्यूस हो रहा है एटलीस्ट उसके। समझ में आ रहा है कि जो भीड़ का मतलब जो भीड़ कर रही होती है हम वही करना शुरू कर देते हैं, वो आपका कंटीन्यूस थ्योरी एक्सप्लेन करती है। समझ में आया? यहाँ पर कॉमन कॉज नहीं होता है, कोई कॉमन कॉज नहीं है कि किसी खास कॉज के लिए लोग आपस में मिल रहे हैं या इकट्ठे हो रहे हैं। बस ऐसे ही अगर हम हिस्सा हिस्सा बन रहे हैं ग्रुप का, तो फिर जो है वो बन सके। सॉरी। नेक्स्ट इसमें अब देखो आगे की थ्योरी पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि बेसिकली क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट है कन्वर्जेंस थ्योरी। कन्वर्जेंस का मतलब क्या हुआ? जहाँ पर लोगों की सिमिलर बिलीफ है, सिमिलर मान्यताएं हैं, सिमिलर एटीट्यूड है, सिमिलर कॉज है, सिमिलर प्रॉब्लम है, उसके लिए लोग जब इकट्ठा होंगे तो आपका कन्वर्जेंस थ्योरी। कन्वर्जेंस का मतलब ये होता है कि लाइक माइंडेड पीपल आपस में आते हैं, इकट्ठा होते हैं। ओके, जैसे मान लीजिए कि एक ग्रुप है, एक ग्रुप ऑफ पीपल है, इनको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है या कोई डिजीज है उनको, या किसी प्रकार की समस्या है, या कोई भी चैलेंज फेस कर रहे हैं या उनकी कोई नीड है, तो वो लाइक माइंडेड पीपल हैं, तो उनकी एक जैसी प्रॉब्लम्स है, एक जैसी समस्याएं हैं, तो वो जब इकट्ठा होंगे उसको हम बोलेंगे कन्वर्जेंस थ्योरी। जैसे कोई सपोर्ट ग्रुप होता है, ओके, जहाँ पर एक सोशल वर्कर के द्वारा मान लीजिए ग्रुप बनाया जाता है, जिससे सोशल ग्रुप वर्क है वो हम लोग मेथड यूज करते हैं, क्योंकि वो ग्रुप के अंदर सब लोग एक जैसे चैलेंज फेस कर रहे होते हैं, एक जैसी प्रॉब्लम होती है। जैसे मान लीजिए 50 लोगों का ग्रुप है जो कि
ड्रग एडिक्टेड हैं, उनको रिहेबिलिटेट करना है। तो मतलब उनका लाइक माइंडेड पीपल एक जैसे हैं, एक जैसी समस्या, एक जैसी प्रॉब्लम है, राइट। सो म्यूचुअली एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, एम्पावर करेंगे, पर्सनल ग्रोथ के लिए एक दूसरे की हेल्प करेंगे, डिफरेंट स्ट्रैटेजी अपनाएंगे, तो वो एक सपोर्ट ग्रुप कहलाएगा। वो आपका कन्वर्जेंट थ्योरी माध्यम से हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार के लोग एक जैसे कॉमन कॉज के लिए एक जैसे बिलीव होते हैं, एक जैसा एटीट्यूड होता है और आपस में मिलकर के आते हैं, ओके, और शेयर शेयर बिहेवियर, शेयर एक्शन परफॉर्म करते हैं या इमर्ज होता है, उसको कन्वर्जेंस थ्योरी बोलते हैं। क्लियर है? यस बताइए। सर। क्लियर है सर। नेक्स्ट है सर इमर्जन। इसका एग्जाम्पल स्ट्राइक हो सकता है क्या? स्ट्राइक, हाँ, जैसे कि आपका जो किसी कंपनी के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर जो स्ट्राइक जैसे होती है, हाँ, वो मान हाँ सकते सेम हैं। उनका पर्पस रहता है। हाँ, वो भी मान सकते हैं, जहाँ पर पहले से पता हो, सबका कॉमन कॉज होना चाहिए, एक लाइक माइंडेड पीपल होने चाहिए, एक जैसा इंटरेस्ट होना चाहिए, वो आपका कन्वर्जन थ्योरी के अंदर आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, ओके। या सिंपल जितने भी सोशल वर्कर जो भी ऑर्गेनाइज करते हैं लोगों को, या कोई सोशल ग्रुप होता है, वो सब का सब कन्वर्जेंट उसमें आ जाएगा, कन्वर्जेंट थ्योरी के अंदर समझने के लिए आ जाएगा, क्योंकि सब एक जैसे होते हैं, लाइक माइंडेड पीपल होते हैं। ओके। नेक्स्ट है इमरजेंट नॉर्म थ्योरी। ओके, हम लोग इतना ही डिस्कस करेंगे आज, 5 थ्योरी बाद में डिस्कस कर लेंगे, थोड़ा सा तबीयत मेरा डाउन हो रहा है। नेक्स्ट है इमरजेंट नॉर्म थ्योरी। इमरजेंट नॉर्म थ्योरी मतलब जैसे कि कोई नॉर्म्स इमर्ज हो रही है, जैसे पहले से कोई नॉर्म नहीं बना हुआ है, फिर जब कोई प्रॉब्लम होती है लोग इकट्ठा होते हैं, फिर एक नई नॉर्म्स डेवलप होती है, इमर्ज होती है। जैसे कि कोई नेचुरल डिजास्टर आना, जैसे कहीं पर फ्लड आ जाते हैं, तो पहले लोगों को नहीं पता होता कि हमको क्या करना है, कैसे एंगेज होना है, क्या करना है, कलेक्टिव बिहेवियर पता नहीं होता। लेकिन जब कोई घटना घट जाती है कम्युनिटी के अंदर, तो फिर लोग अचानक से स्पॉन्टेनियस जो है ऑर्गेनाइज होना शुरू हो जाते हैं, आपस में एक दूसरे की मदद करना शुरू कर देते हैं, रिसोर्सेज देना शुरू कर देते हैं। ओके, लोगों की जैसे सर कोरोना आया था तो उस टाइम मदद करने लगे थे लोग। हाँ, वो आपका इमरजेंट नॉर्म थ्योरी आएगी, क्योंकि पहले लोगों को नहीं पता था कि कैसे हमको एक साथ इकट्ठा आना है, क्योंकि पहले इस प्रकार की कोई क्लियर नॉर्म्स नहीं थी। ओके, कोई ऐसा कोई सफिशिएंट गाइडलाइंस नहीं थी, या कोई इस प्रकार का बिहेवियर डेवलप नहीं करना था, तो हमको नहीं पता था। लेकिन जब ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पर नई नॉर्म्स डेवलप होती हैं, इमर्ज होती हैं ग्रुप के अंदर या कमिटी के अंदर, जो कि लोगों के बिहेवियर को या लोगों को गाइड करती हैं, लोगों के बिहेवियर को सेव करती हैं, उसको हम बोलते हैं इमरजेंट नॉर्म थ्योरी। जहाँ पर नई नॉर्म्स इमर्ज होके आती हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, जैसे सिचुएशन ड्राइव होती है, जैसे नेचुरल डिजास्टर है, कहीं पर फ्लड आ जाना, कहीं कहीं पर इस प्रकार का कुछ भी घटना घट जाना, तो उस समय जो है लोग इकट्ठा होकर के एक कलेक्टिव बिहेवियर का रूप धारण करते हैं, मतलब एक कलेक्टिव बिहेवियर सबका हो जाता है एक जैसा, और फिर जो है इकट्ठा होकर के सब लोग एक दूसरे की मदद करते हैं। क्लियर है? यस सर, यस सर। हम्म। कोई मूवमेंट आ जाएगा आपका नेक्स्ट वाले में, दैट इज वैल्यू एडेड थ्योरी। वैल्यू एडेड थ्योरी का मतलब क्या हुआ? जहाँ पर बहुत सारी स्टेजेस होती है, जैसे कोई मूवमेंट मान लीजिए, कोई ऐसा मूवमेंट जो कि बहुत सही तरीके से चल रहा है, उसमें बहुत सारे फेजेज होते हैं, बहुत सारी स्टेजेस होती हैं, जब कोई मूवमेंट आगे बढ़ता है, लेजिटिमाइट होता है, प्रॉपर तरीके से फॉर्म होता है। ओके, तो वो आपका वैल्यू एडेड नॉर्म्स के अंदर रहेगा, जहाँ पर कलेक्टिव बिहेवियर इज द रिजल्ट फ्रॉम सीरीज ऑफ स्टेजेस, सीरीज ऑफ कंडीशंस। ओके, उसको बोलेंगे वैल्यू एडेड थ्योरी। कि जैसे पहले जैसे मान लीजिए कोई भी प्रॉब्लम है, करप्शन है, या कोई भी इशू लेकर के हम देख सकते हैं। ठीक है, पहले जो है एक उसके रिगार्डिंग एक माहौल क्रिएट होता है, कोई इशू होता है, तो उसके रिगार्डिंग एक सोसाइटी के अंदर एक एनवायरनमेंट डेवलप होता है, मतलब उसको लेकर के लोग जानते हैं, बातचीत करते हैं, डिस्कस करते हैं। फिर धीरे धीरे करके लोगों को समझ में आता है, जिसको हम बोलते हैं परसीव डिस्क्रिपेंसी, मतलब उसके बारे में लोगों को पता होता है, समझ में आता है कि समस्या एग्जिस्ट करती है, लोगों को उस पर एक्शन लेना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि हम जो है अनभिज्ञ होते हैं, हमको पता होते हुए भी हम इग्नोर करते हैं चीज़ों को। ओके, लेकिन एक समय ऐसा जरूर आता है जब हमको समझ में आता है कि नहीं, ये दिस प्रॉब्लम एग्जिस्ट, तो इस पर हमको काम करने की जरूरत नहीं है, इस पर हमको एक्शन लेने की जरूरत है। जैसे कि मान लीजिए इन्वायरमेंट को लेकर क्लाइमेट चेंज है। ओके, लोगों को पहले पता था कि ऐसा ऐसा हो रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे अब समझ में आ रहा है कि किस प्रकार से प्रॉब्लम आगे बढ़ रही है, तो लोग परसीव करने लगते हैं प्रॉब्लम को या समस्या को या डिजायर जो भी चेंज करना चाहते हैं। ठीक है,
फिर उसके बारे में एक जनरलाइज एक बिलीव डेवलप होता है, एक सामान्य रूप से लोग उसके बारे में समझते हैं कि नाउ दिस इज द टाइम, राइट टाइम टू टेक एक्शन, उसके रिगार्डिंग कोई एक्शन लेना, अर्जेंट एक्शन लेना। तो ये मल्टीपल फेजेस डेवलप हो रहे हैं। तो आपका आएगा वैल्यू एडेड थ्योरी के अंदर, जहाँ पर कोई मूवमेंट, सोशल मूवमेंट है, जैसे मान लीजिए एनवायरमेंट को लेकर के कोई मूवमेंट चल रहा है या किसी भी इशू को लेकर कोई मूवमेंट चल रहा है, धीरे धीरे करके वो मोबिलाइज, लोगों को मोबिलाइज करना, इकट्ठा करना, लोगों को उसके बारे में जागरूक करना। ओके, ये सभी चीज़ें आपकी आएंगी वैल्यू एडेड थ्योरी के अंदर। समझ में आ रहा है? यस सर। हम्म। तो जैसे कि कोई कुछ भी सर सोशल विद हो या फिर कोई सोशल एंटी सोशल एलिमेंट हो, हम्म। उसके लिए मतलब यानी कि कॉमनली जो एक मतलब मूवमेंट है उसमें एक नई तरह की चेतना का पैदा होना। हाँ, वो भी ठीक है। बिल्कुल, चेतना पैदा होने का मतलब होता है कि जो मैंने बताया कि एक हम उसके बारे में जान जाते हैं, लेकिन कि जागरूकता भी जरूरी होती है। कभी कभी समस्याएं एग्जिस्ट करती है जागरूकता लेकिन लोग। हम लोग जानते नहीं है ना। तो जो परसीव डिस्क्रिपेंसी होती है, वो जिसके बारे में हम जान जाते हैं, समझ जाते हैं कि ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है ना, उसके बाद हम लोग एक्शन लेते हैं। तो जो फेजेस होते हैं, स्टेजेस होती हैं, उसको वैल्यू एडेड थ्योरी के माध्यम से हम समझ सकते हैं। ओके, कि कोई प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है, क्या क्या उसके फैक्टर हैं। ओके, लोग उसको कैसे परसीव कर रहे हैं, क्या लोगों को लग रहा है कि वास्तव में समस्या एग्जिस्ट करती है कि जस्ट लाइक दैट ऐसे ही है। ओके, या उसको लेकर के फिर इसके बाद एक स्टेज आती है जिसको मैंने एक दो दिन पहले बताया था, एक पॉइंट, दैट इज टिपिंग पॉइंट। कि एक ऐसी घटना घटती है, वो ट्रिगिंग पॉइंट होता है कि उसके बारे में फिर लोग जो है, फिर लोग कंट्रोल नहीं करते, फिर उस पर एक्शन लेते ही लेते हैं। ओके, जिसको बोलते हैं टिपिंग पॉइंट या ट्रिगरिंग पॉइंट। पिंक पॉइंट है, पिंक हाँ, पॉइंट है। ठीक है। तो वो फैक्टर होता है एक, जो कि जैसे जब बड़े बड़े मास मूवमेंट होते हैं ना, तो एक ट्रिगिंग पॉइंट जरूर आता है जब लोग इकट्ठा हो ही जाते हैं, फिर उनको लगता है कि नाउ इट्स एनफ, नाउ वी हैव टू टेक एक्शन। तो वो एक स्टेज आती है, इसके उसके बाद लोग मोबिलाइज होते हैं, एक्शन लेते हैं। फिर दीज आर द वेरियस स्टेजेस इन दी वैल्यू एडेड थ्योरी। समझ में आ रहा है? यस सर, यस सर। ठीक है। लास्ट है, दैट इज आरएम थ्योरी, रिसोर्स मोबिलाइजेशन थ्योरी। क्योंकि रिसोर्स मोबिलाइजेशन थ्योरी कोई अलग से थ्योरी नहीं है। मतलब जैसे कि वैल्यू एडेड थ्योरी है जिसमें हम लोग सोशल मूवमेंट चला रहे हैं, तो उसमें रिसोर्स की जरूरत पड़ती है। कोई मूवमेंट होता है या कलेक्टिव बिहेवियर होता है, तो उसको आगे बढ़ाने के लिए, इमर्ज करने के लिए, सक्सीड करने के लिए हमको सफिशियंट रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है, तो उनको मोबिलाइज कराते हैं। ओके, ताकि कोई कलेक्टिव एक्शन सस्टेन करे, आगे तक रहे। उसको हम कलेक्टिव सॉरी रिसोर्स मोबिलाइजेशन थ्योरी बोलते हैं। कि कुछ बदलाव करना है, कुछ चेंज करना है, उसके लिए कैंपेन भी करना पड़ेगा। ओके, जैसे मास मीडिया है, मीडिया एक्सेस है, या उसके लिए ऑर्गेनाइज वो चाहिए, वॉलेंटियर चाहिए, उनको कैसे इकट्ठा करना है, या किसी प्रकार की कुछ भी रिसोर्सेज चाहिए, फंडिंग चाहिए, लीगल लोग चाहिए, उसके लिए सपोर्ट चाहिए, तो वो कैसे मोबिलाइज करना है, उसका क्या तरीका होना चाहिए, ये सभी चीज़ें आएंगी। क्लियर है? यस सर। यस सर, यस सर। ठीक है, हम लोग अब यहीं तक करते हैं, बाद उसके बाद नेक्स्ट जो है कल की क्लास में करेंगे। यस सर, यस सर। ओके सर, ओके, ख्याल रखिए सर, तबीयत नहीं है आपकी। ठीक है। इसके आगे हो नहीं पाएगा, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ ठीक है, हाँ हाँ सर, कोई नहीं। चलिए। ओके, गुड नाइट गाइस। ओके।